हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और रेगुलरली अपने स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और मैं क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस 5th चैप्टर उसको पढ़ा रही हूँ आपकी टेक्स्ट बुक से। तो हमने प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, ठीक। तो आज हम उसमें जो टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन उसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं। जैसे हमने बेसिक पढ़ा है कि ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जैसे आपको मालूम है प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसकी हेल्प से बना सकते हैं। लेकिन उसके अलावा प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके अलावा जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करना पड़ता है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है उसको बोलते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो टाइप्स हैं वो 4 तरह की होती है। एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और एक है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें जो 5 मेन स्टेप्स होती है, और अमीबा के बारे में आज हम जो पढ़ेंगे वो भी हम यही है, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन का ही एक एग्जाम्पल होता है। ये जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, ये किस बेसिस पे होता है कि ये इसका मतलब है, ये जो टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इस चीज़ पे हमने ये क्लासिफाई करके रखा हुआ है कि जो न्यूट्रिशन लेने का जो मोड होता है वो कैसा होता है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, जैसे कुछ होते हैं जैसे होलोजोइक है तो उसमें ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है न्यूट्रिशन को लेने का। और जो जैसे इसमें है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, एक्सक्रीशन। अमीबा में भी ये होता है, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और इसी की बेसिस पे 3 तरह के होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने वैसे तो इसको अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही है, 9th में भी पढ़ा है और उसके अलावा ये सब छोटी क्लास से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो अपना फूड इनटेक करते हैं। हर्बीवोर्स यानी कि हर्ब ईटिंग जितने होते हैं ऑर्गेनिजम्स, और इसमें ये डायरेक्टली प्लांट्स को ही खा के अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। कार्निवोर्स जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, फ्लैश ईटिंग यानी कि ये इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, क्योंकि ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शीप, काऊ, गोट, डियर, ये सारे हर्बीवोर्स होते हैं, ये डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स जो होंगे, जितने फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं वो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं और उसके थ्रू वो अपना जो फूड रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। ओमनिवोर्स की जो कैटेगरी होती है वो उसमें ये जो ओमनिवोर्स जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हर्बीवोर्स, ये प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। एनिमल्स यानी ये हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो ओमनिवोर्स में आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो, जैसे हमें पता है हम लोग कैसे, हम वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, हम डायरेक्ट मतलब ये प्लांट सोर्स है, फूड डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्स। और हम नॉन वेज, हम मतलब वेजिटेरियन फूड यानी कि हम डायरेक्ट प्लांट से जो ऑब्टेन्ड होती है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सबको खाते हैं। और नॉन वेजिटेरियन फूड भी कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बींग्स, यानी कि वो फ्लैश भी खा सकते हैं, ऑफ कोर्स कुक करके उसको पका के खाना पड़ता है। तो ओमनिवोर्स ये होते हैं कि जो
जो कि वेजिटेरियन सोर्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद सिंथेसाइज जो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एक बार उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो बेसिक चीज़ जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये है 5.2.3 पेज नंबर 84। इस पे ये लाइन क्या लिखी हुई है? सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ obtained differ, the digestive system is different in various organisms। वही बात है कि किस तरह से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इस वजह से ये सब ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। फिगर 5.5 को आप देखें। अमीबा जो होता है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा पानी में पाया जाता है और वो जब भी, तो वो अमीबा जो होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रहेगा और ये जो इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है। तो कोई पानी में उसको अगर कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो अमीबा फूड कैसे कंज्यूम करता है? अमीबा क्या करेगा? उस फूड को इंजेस्ट करेगा। जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? इंजेशन ऑफ फूड। तो ये अमीबा में भी होता है और हम लोग भी ऐसे ही खाना खाते हैं। हम क्या करते हैं, हम होल फूड को अपने मुंह के अंदर रखेंगे और माउथ में जो टीथ होते हैं, टीथ की हेल्प से हम उस फूड को क्रश करेंगे, फिर उसको उसको फिर हम स्वॉलो करेंगे। तो अमीबा में भी ऐसे ही होता है। अमीबा क्या करता है? इंजेस्ट करता है फूड को। अमीबा का ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स फीट, सूडोपोडिया फॉल्स फीट। तो वो फूड पार्टिकल के आसपास ये सूडोपोडिया आने लगता है और यहाँ से फिर वो फ्यूज़ हो जाता है। वो एनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को। यानी कि फूड पार्टिकल जैसे है, जैसे सपोज दिस इज़ द फूड पार्टिकल और ये अमीबा को हम शेपलेस बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है और ये इस तरह से अपना जो इसका जो सूडोपोडिया होता है इसके आसपास लाना शुरू करता है, एनगल्फ करता है और फिर इसको बंद कर लेगा। यहाँ इसका ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो अब क्या हुआ, ये एक फूड वैक्यूल यानी एक कैविटी जैसा बना लेगा, एक बबल जैसा बना लेगा उस फूड पार्टिकल के आसपास। ये फूड पार्टिकल है और यहाँ पे ये इसका सूडोपोडिया ने एक फूड वैक्यूल बना लिया और फिर ये तो इसका ये बाकी इसका पार्ट है, ये अपना शेप चेंज करता रहता है। शेपलेस एनिमल्क्यूल बोलते हैं अमीबा को। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ इंजेशन। ये इंजेशन हुआ, एनगल्फ किया और फिर फूड पार्टिकल इस फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। द वे द अमीबा एनगल्फ्स द फूड एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल अराउंड द फूड पार्टिकल एंड देन इट विल डाइजेस्ट इट। तो इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होने लगते हैं, फिर फूड का डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद में जो डाइजेस्टेड जैसे उसमें से जितने न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे वो सारे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी स्टेप्स होती हैं। पहला स्टेप होगा इंजेशन, एनगल्फ करना, डाइजेशन यानी फूड वैक्यूल के अंदर फूड ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा अमीबा और फिर फूड को जो पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर लेगा।
फिर आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब वो जो डाइजेस्टेड, वो जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनका साइटोप्लाज्म में उनका ब्रेकडाउन होगा, उससे एनर्जी लिबरेट होगी और वो एनर्जी फिर काम में आ जाएगी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे हमारी बॉडी में भी जैसे होता है कि अल्टीमेटली जब डाइजेशन के बाद में फूड एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है, तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकलती है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। उस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में, तो वो एनर्जी यूज़ अप हो जाती है दूसरी एक्टिविटीज़ में। एसिमिलेशन का मतलब यही होता है कि यूजिंग अप ऑफ द एनर्जी लिबरेटेड बाय द फूड न्यूट्रिएंट्स विच हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। मतलब ब्लड किस में होगा? ह्यूमन बींग्स में, लेकिन यहाँ अमीबा की बात कर रहे हैं तो अमीबा में जो साइटोप्लाज्म है उसमें वो एसिमिलेट हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। और फिर लास्ट में आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इसमें अमीबा में कैसे होता है? एक्सक्रीशन का मतलब जो वेस्ट पार्टिकल्स, जो वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं वो फिर ऐसे डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं, पानी में निकल जाते हैं इस तरह बाहर। तो अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इस पे क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो उसमें आपको ये लिखना होगा कि अमीबा शोज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। It involves these 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, excretion. Right? So अमीबा एक इसका गुड एग्जाम्पल है। इसमें आपको ये वाली स्टेजेस बतानी होगी। फिगर 5.5 का ये सारे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने होंगे। बहुत सिंपल से हैं और आसानी से ड्रॉ भी हो जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये अब समझ में आ गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने अमीबा के बारे में पढ़ा और फिर हम इसके बाद में डिटेल में ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे और ये सारे स्टेप्स एक एक करके पढ़ेंगे। राइट, फिर हम आगे चलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अदर टाइप्स क्या क्या हैं। एक है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था आपको कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया। फंगस लग जाती है ब्रेड, आपने देखा होगा ब्रेड, बारिश के दिनों में जो ब्रेड आती है, कई बार ब्रेड में स्लाइस के ऊपर हमने ब्लू ग्रीन टाइप का कुछ ऐसा ग्रोथ देखते हैं। जैसे ये सपोज़ ये हमारा ब्रेड का पीस है, तो यहाँ पे कुछ फंगस लग जाती है कई बार। तो ये जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बारिश का सीज़न होता है, तब ये फंगस उगनी शुरू हो जाती है, ब्रेड ख़राब हो जाती है। तो ऐसी ब्रेड को हम नहीं खाते हैं, राइट, ख़राब हो जाती है वो। तो ये क्योंकि इसमें फंगस लग चुकी है और ये टॉक्सिन सब्सटेंसेस रिलीज़ करती है। तो फंगस, बैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं ये दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार क्या होता है, हम बाहर जैसे हम रोड पे या कहीं पे भी हम कहीं जा रहे होते हैं और कई बार रोड साइड पे कुछ एनिमल मरा पड़ा हुआ होता है और उसमें बहुत बहुत बुरी स्मेल आती है, क्योंकि वो डिके होना शुरू हो जाता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज आ चुके हैं। जैसे ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है और वो अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई बड़ा एनिमल जैसे एनिमल है या कुछ भी स्मॉल रॉडेंट्स वगैरह हैं, तो उनमें से स्मेल क्यों आनी शुरू होती है? क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। डिकम्पोजिशन का मतलब यही होता है कि बैक्टीरियाज दे हैव स्टार्टेड फीडिंग ऑन द डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें से वो सब उसको डिकम्पोज करना शुरू करता है, तो इसलिए उसमें से बहुत स्मेल आती है। ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फंगस हो या बैक्टीरियाज हो, ये क्या करते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पहले इस फूड मटेरियल जो डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर रिलीज़ करेंगे और फिर उस चीज़ को डाइजेस्ट करके फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये उनकी बॉडी से बाहर होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड को इंजेस्ट करता है, अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन है और फिर दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सब। लेकिन यहाँ सेप्रोफाइटिंग में
जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बॉडी के बाहर होता है। जैसे फंगस की जो बॉडी है, बैक्टीरिया की जो बॉडी है, इसके बाहर ही वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे और फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करके फिर उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। फिर आता है थर्ड टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Organisms which live on or in the host body and obtain nourishment। मतलब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक तो होस्ट होता है जिसके ऊपर की पैरासाइट रहता है, ऊपर या फिर उसके अंदर पैरासाइट रहता है। फॉर एग्जांपल लाइस है, ये ह्यूमन स्कैल्प जो होता है, जैसे हेयर और ये जो स्कल के ऊपर जो स्किन होती है, स्कैल्प होता है, स्कैल्प पे रहती है ये लाइस, और ये पैरासाइट है और ब्लड सक करती है, तो इसमें नुकसान होस्ट का होता है। इसी तरह से लीच के बारे में बताया था आपको, जोंक बोलते हैं इसको हिंदी में। जोंक चिपक जाती है पाँव में या पानी, मतलब कोई भी बॉडी पे चिपक जाती है और ब्लड सक करना शुरू करती है। तो लाइस और ये लीच ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, बाहर रहते हैं बॉडी के बाहर, और ये सिर्फ इधर वन वे बेनिफिट होता है कि लाइस लीच है इनको बेनिफिट होगा, लेकिन जो होस्ट है उसका नुकसान होता है। टेपवर्म ये एंडो पैरासाइट है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है और फिर होस्ट को बहुत नुकसान होता है इससे। तो ये पोर्क जो होता है, जैसे पोर्क का मतलब जो पिग का जो फ्लैश होता है उसके थ्रू ये टेपवर्म के एग्स ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। और फिर कई लोग जैसे जो पोर्क ईटिंग होते हैं उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि whenever they are consuming pork it should be well cooked। कई लोग जो भी पोर्क कंज्यूम करते हैं they should take care, क्योंकि टेपवर्म के एग्स रहते हैं, वो प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग। तो टेपवर्म्स बहुत बड़ी ऐसे मतलब बहुत ही ऐसे लंबे रिबन टाइप ऑफ वर्म्स होते हैं और ये अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं, बहुत नुकसान होता है इनसे, होस्ट इज हार्म्ड। फिर लास्ट में आता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक में क्या होता है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं क्लोज एसोसिएशन में और वो एक दूसरे को बहुत बेनिफिट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइकेंस, आपने सुना होगा लाइकेंस, आपने केमिस्ट्री में भी एक चीज़ पढ़ी होगी कि हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं, एसिड है या बेस है, कोई भी इसका जो टेस्ट होता है तो वो किससे बनता है, वो लाइकेंस जो होता है उसी को ही सुखा के और उसका पाउडर फॉर्म बना के फिर उससे बनाया जाता है ये लिटमस चीज़ जो होती है लिटमस। लाइकेंस क्या होते हैं, ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें एल्गी और फंगाई साथ में रहते हैं। फंगाई जो होता है वो एल्गी के साथ रहता है, फंगाई को शेल्टर मिल जाता है और फंगाई को शेल्टर मिलता है और फूड भी मिलता है, और एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाएगी तो वो फंगस को मिल जाता है। तो फंगस और एल्गी दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो लाइकेंस जो इन दोनों के एसोसिएशन से जो टाइप ऑफ प्लांट बनता है उसको बोलते हैं लाइकेंस, राइट। और एक और एग्जांपल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, उसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरियाज। दे आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत हेल्प करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है, जैसे ये इस तरह की ये यहाँ पे ये रूट्स जो होती हैं इसमें ये नोड्यूल्स होते हैं, राइट। तो इन नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, रहते हैं, ये बहुत सारे मिलियंस में रहते हैं ये। तो इससे प्लांट को बेनिफिट होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं राइजोबियम बैक्टीरियाज, तो नाइट्रोजन उनको मिल जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने को जगह मिल जाती है, शेल्टर मिल जाता है और वो खुद इस पे भी सर्वाइव कर लेता है। तो दे आर इन एसोसिएशन विद ईच अदर।
So examples of symbiotic type of symbiotic nutrition. It's a type of heterotrophic nutrition. Examples: lichens, where algae and fungi live together and benefit each other. Rhizobium bacteria lives in the root nodules of leguminous plants and helps in the nitrogen fixation. It provides nitrogen to the plant and it gets shelter in return. राइट तो आई होप आपको ये टॉपिक अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। और आज हमने अमीबा के बारे में भी पढ़ा। अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे इसी तरह से, वेरी इजी। और इसमें फेगोसाइटोसिस आपको मालूम होना चाहिए कि जो एनगल्फ करता है, फूड वैक्यूल बनाता है अमीबा अपने सूडोपोडिया से। सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट के रूप में यूज़ करता है सेल मेम्ब्रेन को। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल with the help of pseudopodia, and in return formation of food vacuole is known as phagocytosis. Right children, so I hope ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डिस्क्रिप्शन रहेगा, और हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे कल। Okay, so that's it for today. I hope you all were able to understand it. Please go through this topic once again. इसको आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए और ये डायग्राम्स बना लीजिए और थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ के रखें, जो कल हमें समझने में और आसानी हो जाएगी। That's it for today. Please take care and study well. Let's meet again in next session. Till then, good night. Bye children.